नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का RW टेक परिवार पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और देरी के लिए क्षमा चाहता हूँ मैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग लास्ट क्लास में हम लोगों ने मैग्नेटिक कपल्ड सर्किट के बारे में देखा था और उसी के आगे मैं कंटिन्यू करता हूँ आप लोगों का जो कल देखा था उसी के आगे। तो बेटा कल हम लोगों ने क्या देखा था? कल हम लोगों ने कंपैरिजन देखा था आप लोगों का, बेसिकली विद्युत परिपथ और चुंबकीय परिपथ के बारे में। आपको ये पता चला कि विद्युत परिपथ के अंदर इलेक्ट्रिक सर्किट में रेजिस्टेंस क्या होता है और चुंबकीय परिपथ में रिलक्टेंस क्या होता है। यस और नो? तो जो चीजें आप लोगों ने विद्युत परिपथ में देखी है वही चीजें आप लोगों को चुंबकीय परिपथ में देखनी है। जो चीजें विद्युत परिपथ में देखी है वही चीजें आप लोगों को चुंबकीय परिपथ के अंदर देखनी है। अब इसमें मुद्दे वाली बात क्या है? कल मैंने जाते जाते आप लोगों को एक फॉर्मूला लिखवाया था, यदि आप लोगों को याद हो तो। यस और नो? यदि आप लोगों को याद हो तो एक फॉर्मूला मैंने लिखवाया था आप लोगों का, और वो फॉर्मूला था बेटा इंडक्टेंस का। वो फॉर्मूला था किसका बेटा? इंडक्टेंस का। यदि आप लोगों को जाते जाते याद हो तो क्या फॉर्मूला था मेरे बच्चों, नन्हे मुन्ने शेरों? तो आप लोग बोलेंगे गुरु जी L इज इक्वल टू एन स्क्वायर बटा एस, यही था। तो L की वैल्यू कितनी थी बेटा? एन स्क्वायर अपॉन L इंटू ए म्यू के बराबर। और S का मतलब क्या होता है बेटा? रिलक्टेंस। S का मतलब क्या होता है बेटा? रिलक्टेंस। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? L अपॉन ए म्यू के बराबर। किसके बराबर होती है? L अपॉन ए म्यू के बराबर आप लोग की होती है। इस चीज का ध्यान रखना, ये चीजें हम लोगों ने पहले ही देखी थी। अच्छा, अब इस फॉर्मूले को पढ़ने के लिए मैं आप लोगों से बस, कल भी कुछ बच्चों के कंफ्यूजन रह गया था जाते जाते, उस कंफ्यूजन को अपन दूर कर लेते हैं अभी, बस एक छोटी सी चीज पढ़ के। एक छोटी सी चीज पढ़ के उस कंफ्यूजन को, छोटा सा कंफ्यूजन होगा सब थोड़े सारे बच्चों में। ओके, ये बताइएगा, ये आप लोग का तार है, ये बताइएगा ये आप लोगों का तार है। इस तार के अंदर आप लोगों ने क्या किया है? इस तार में आप लोगों ने करंट फ्लो करवाई है और तार में आप लोगों का ऐसा फ्लक्स उत्पन्न हुआ है। तार में ऐसा फ्लक्स आप लोगों का उत्पन्न हुआ है। ये फ्लक्स आप लोगों का उत्पन्न हुआ है, ये वाला। ये वाला उत्पन्न हुआ है। अब मुझे एक छोटे से प्रश्न का जवाब दीजिएगा सभी लोग। बेटा यहां पर ये L क्या है? बस इतना सा बता दो। क्या ये L इस तार की लंबाई है या फ्लक्स जितना ट्रेवल करता है उसकी लंबाई है? बस इतना सा बता दो। ये L इस तार की लंबाई है या फ्लक्स जितना ट्रेवल करता है उसकी लंबाई है? बोलो। तो आप लोग बोलेंगे इसकी लंबाई हम लोग काउंट करते हैं लेंथ ऑफ कोर। लेंथ ऑफ कोर की लंबाई को ही हम लोग यहां पर L बोलते हैं। किसकी लंबाई को? कोर की लंबाई को। नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। बताओ यहां से रेजिस्टेंस की वैल्यू किसके बराबर होती है? L बाई सिग्मा ए के, यही होती है। ठीक है, ध्यान से सुनना। करंट किसमें से प्रवाहित होता है? करंट किसमें से प्रवाहित होता है? तार में से। तो वो है तार की लंबाई। करंट किसमें से प्रवाहित होता है? तार में से, और वो है तार की लंबाई। फ्लक्स किसमें से गुजरा? इसमें से। फ्लक्स
किसमें से गुजरा। चुंबकीय क्षेत्र में तो फ्लक्स बोलेंगे और विद्युत क्षेत्र में धारा बोलेंगे। यस, समझ में आ रहा है ना ये वाली चीज। भाई विद्युत क्षेत्र में मैंने क्या बोला था कल आप लोगों को, धारा। चुंबकीय क्षेत्र में उसके बराबर में क्या लिखा था, फ्लक्स। विद्युत क्षेत्र में ईएमएफ, चुंबकीय क्षेत्र में एमएमएफ। बोला था कि नहीं बोला था। अब धारा किसमें से गुजरती है, तार में से, कोई डाउट ही नहीं है। तो इधर क्या बोलोगे, फ्लक्स किसमें से गुजरता है। बताओ बेटा फ्लक्स किसमें से गुजर रहा है, बताओ बेटा फ्लक्स किसमें से गुजर रहा है। गुरुजी फ्लक्स तो इसमें से गुजर रहा है। तो बेटा ये इसकी लंबाई है, कोर बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोर और इसको बोलते हैं कोइल। कोइल का मतलब तार होता है। तो ध्यान रखना जिसमें से फ्लक्स गुजरता है उसकी लंबाई होती है। तो बताओ L समानुपाती n स्क्वायर। क्या मैं आप लोगों से पूछूं, क्या L आप लोगों की घेरों की संख्या के, L आप लोग की घेरों की संख्या के स्क्वायर के समानुपाती होता है। क्या L घेरों की संख्या के स्क्वायर के समानुपाती होता है। तो आप लोग बोलेंगे जी गुरुजी। अब आप मुझे ये बताओ, क्या कोइल की लंबाई बढ़ाने पर घेरों की संख्या बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। अगर कोइल की लंबाई मैंने डबल कर दी तो घेरों की संख्या कितनी हो जाएगी बेटा, 4 गुना हो जाएगी। कोइल की लंबाई यदि मैं डबल कर दूं तो घेरों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 गुना। लंबाई डबल तो घेरों की संख्या 2 गुना। घेरों की संख्या 2 गुना तो इंडक्टेंस का मान कितना गुना हो गया बेटा आप लोगों का, 4 गुना। देखो ध्यान से समझो इस चीज को, मैंने क्या बोला है। मैंने पहली चीज बोली है कि रिलक्टेंस में जो L होता है वो तार की लंबाई नहीं होता है। यस और नो, वो होता है जिसमें से फ्लक्स गुजरता है उसकी लंबाई पूरी। और N क्या होता है, तार में घेरों की संख्या। तार में घेरों की संख्या कैसे बढ़ेगी, लंबा तार ले लो। क्या लंबा तार लेने से इसके ऊपर कोई फर्क पड़ेगा क्या, इसके स्ट्रक्चर के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा क्या। नहीं गुरुजी, स्ट्रक्चर तो सेम ही रहेगा। यस और नो। क्या ये चीज क्लियर है आप सभी लोगों की, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो आप लोग बोलेंगे यस सर। आगे चलते हैं मेरे नन्हे मुन्ने शेरों, और मेरे क्वेश्चंस का आंसर करना है आप सभी लोग। क्या ये इंडक्टेंस वाला कंसेप्ट आप लोग के क्लियर है। अगला कंसेप्ट हम लोग चलते हैं और वो कंसेप्ट है बेटा कैपेसिटेंस। अगला कंसेप्ट हम लोग जो चलेंगे उस चीज को बोलेंगे हम लोग कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस को हम लोग बोलते हैं धारिता। कैपेसिटेंस को हम लोग बोलते हैं धारिता। यस और बेटा एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में ये होता है, दो आप लोग चालक की छड़ ले, दो चालक की छड़ ले, ऐसे आपने चालक की छड़े ली। यस और उनके बीच में आपने कुछ न कुछ इंसुलेटर ठूंस दिया। उसके बीच में आपने कुछ न कुछ इंसुलेटर ठूंस दिया। गुरुजी ये क्यों ठूंसते हैं अभी बताएंगे। उसके बीच में आपने कुछ न कुछ इंसुलेटर ठूंस दिया। यस और ये आप लोग का कंडक्टर है।
अंदर वाला क्या है बेटा? इंसुलेटर, जिसको हम लोग कुचालक बोलते हैं। इसका एक गुण होता है डाई इलेक्ट्रिक। यस और नो? अब आप मुझे ये बताओ, क्या इंसुलेटर में आवेश गति करेंगे? नहीं। अगर गति करेंगे तो उसमें धारा बहेगी। तो मेरा आप लोगों से एक प्रश्न है, सभी बच्चे आंसर करना है। यदि मैं यहां पर कोई सप्लाई लगा दूं, एग्जाम्पल के तौर पर, यदि मैं यहां पर कोई सप्लाई लगा दूं V, बताओ क्या इस सप्लाई से यहां पर धनावेश इकट्ठे हो जाएंगे और इधर आप लोग के ऋणावेश इकट्ठे हो जाएंगे? एग्री? क्योंकि बल लगेगा तो बल लगेगा, तो ऐसे इकट्ठे होते जाएंगे। बताओ अगर ये इकट्ठे होंगे तो बताओ क्या इनमें प्लस से माइनस की ओर एक क्षेत्र उत्पन्न होगा, जिसको हम लोग कौन सा क्षेत्र बोलेंगे? विद्युत क्षेत्र बोलेंगे। जिसको हम लोग कौन सा क्षेत्र बोलेंगे? विद्युत क्षेत्र बोलेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कैपेसिटर एक ऐसी युक्ति होती है जो अपने दोनों प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र को संचय करने का काम करती है। यस और नो? कैपेसिटर is a device which stores the electric field between the plates. संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जो दोनों प्लेट्स के बीच विद्युत क्षेत्र को संचय करती है। यस ऑन? यहां तक क्लियर है? तो आप लोग बोलेंगे यस सर। अच्छा मेरे बच्चों, अब मेरे कुछ प्रश्नों का जवाब दीजिएगा। यहां तक सभी लोगों क्लियर है? यहां तक सभी लोगों क्लियर है? बेटा ये बताओ, क्या ये जो पीला पीला कलर मैंने बना रखा है, क्या इस पीले कलर में करंट फ्लो होगा? क्या इस पीले कलर में करंट फ्लो होगा क्या? यस और नो में आंसर करो। तो आप लोग बोलोगे नहीं गुरुजी, इंसुलेटर है, इंसुलेटर में कैसे करंट फ्लो हो सकता है? तो आप बोलोगे सर फिर क्या होगा? ऊर्जा तो जाएगी। कौन सी ऊर्जा है? विद्युत क्षेत्र है आप लोगों का। कौन सी ऊर्जा है? विद्युत क्षेत्र है। क्या इन पीले कलर के बाहर, क्या इस तार में तो करंट फ्लो होगी? तो आप लोग बोलेंगे यस सर, तार में तो धारा प्रवाहित होगी, तार में तो होगी, अंदर नहीं होगी। गुरुजी ये कैसा जादू हो गया? ये कैसा जादू हो गया? देखो यहां से करंट आई, यहां पर इकट्ठी हुई और वो अपनी ऊर्जा को आगे भेज दी और वही ऊर्जा आगे घूम रही है। बट बीच वाली प्लेट के बीच में आप लोगों की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की गति के कारण स्थानांतरित नहीं होती है, वो
आप लोग के इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ट्रांसफर होती है। समझ में आई? बीच में तो बीच में तो इलेक्ट्रिक फील्ड से ट्रांसफर हुई, भाई ये ऊर्जा ही तो है, ये क्या है? करंट, ऊर्जा ही तो है। तो बीच में तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ट्रांसफर हुई और तार में करंट की वजह से ट्रांसफर हुई। जो तार में करंट फ्लो होता है वो करंट आप लोगों का कंडक्शन करंट कहलाता है। कंडक्शन करंट, जिसको चालन धारा बोलते हैं। जैसे कोई भी तार पकड़ लो ना आप, तार, ये तार, तो उसको चालन धारा बोलेंगे। और यहां पर जो ऊर्जा स्थानांतरित हो रही है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में हो रही है, तो हम लोग उसको डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा हम लोग? डिस्प्लेसमेंट करंट, विस्थापन धारा। तो कैपेसिटर की प्लेट के बीच में कौन सी धारा प्रवाहित होती है? विस्थापन धारा। और तार में कौन सी होती? तार में तो हमेशा कंडक्शन करंट ही करनी है क्योंकि इलेक्ट्रॉन की वजह से प्रवाहित होती है। यस और नो? बताओ यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? आप लोग बोलेंगे यस सर। बताओ ये जो कैपेसिटर आपने बनाया है, ये जो कैपेसिटर बनाया है, इस कैपेसिटर के अंदर बेटा मैं अभी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछूंगा आप लोगों से। इस कैपेसिटर के अंदर यदि आप लोगों से पूछा जाए, इस कैपेसिटर में यदि आप लोगों से पूछा जाए तो यहां प्लस क्यू इकट्ठा हो गया, यहां माइनस क्यू इकट्ठा हो गया, प्लस क्यू माइनस क्यू इकट्ठा हो गया, और इधर लगा दी मैंने प्लस और माइनस की सप्लाई। यस और प्लस और माइनस की सप्लाई। बताओ बेटा एक क्षेत्र जा रहा होगा प्लस से माइनस की ओर, ये प्लस से माइनस की ओर एक क्षेत्र जा रहा होगा, प्लस से माइनस की ओर एक क्षेत्र जा रहा होगा। तो आप लोग बोलेंगे यस सर। अब एक छोटे से प्रश्न का जवाब दीजिएगा, प्लस से माइनस की ओर आप लोगों का एक क्षेत्र जा रहा है, प्लस से माइनस की ओर एक क्षेत्र जा रहा है। बताओ फटाफट से, यहां से क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं वोल्टेज आया, वोल्टेज से करंट आई, करंट से आवेश आया, आवेश से विद्युत क्षेत्र आया? यस और नो? यही कहानी हो रही है। वोल्टेज आया, वोल्टेज से करंट आई, करंट से आवेश इकट्ठे हुए, आवेश इकट्ठे होने से विद्युत क्षेत्र दोनों प्लेटों के बीच में आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। यही चीज है। अब ये बताओ क्या मैं यहां पर Q समानुपाती V लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता है? क्योंकि पापा ये है और बेटा ये है। यहां पर पापा कौन है? वोल्टेज से ही तो आवेश इकट्ठा होगा, तो यहां से एक चीज आती है जिसको अपन बोलते हैं CV, और C को हम लोग बोलते हैं कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस को बोलते हैं बेटा हम लोग धारिता, और धारिता की यूनिट जो होती है वो फेरड होती है। फेरड। बताओ मुझे, ये पूरा एक कैपेसिटर है और इसके गुण को कैपेसिटेंस बोलते हैं। तो Q इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, मैंने डिफरेंशिएशन कर दिया विथ रेस्पेक्ट टू टी। बताओ कितना आया? C dV बाई डी टी। यहां से I कितना आ गया? C dV बाई डी टी। और यहां से वोल्टेज कितना आ गया? 1/C इंटीग्रेशन I डॉट डी टी। यही आया मेरे बच्चों। तो आप लोग बोलेंगे जी सर, क्लियर है।
अब मेरे बच्चों, मुझे एक सिंपल सी कहानी आप लोग बताइए। मुझे सिंपल सी कहानी आप लोग ये बताएंगे, क्या वहां पर इंडक्टर में V इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी आया था, और यहां पर आया है I इज इक्वल टू सी डी वी बाई डी टी। I इज इक्वल टू सी डी वी बाई डी टी। बताओ dt का मान, क्या मैं इसको t डेल्टा v बटा डेल्टा t लिख सकता हूं? आप लोग बोलेंगे यस सर। बताओ डेल्टा t का मान आपने 0 कर दिया, तो बताओ धारा का मान कितना हो गया? अनंत हो गया, जो कि संभव नहीं है। डेल्टा t का मान 0 होने का मतलब कौन सा चेंज होता है? अचानक चेंज होता है। अगर आपने वोल्टेज में अचानक चेंज करा तो कैपेसिटेंस उसको अलाउ नहीं करेगा। यही कैपेसिटेंस की परिभाषा होती है। यस और नो? कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर is a property which does not allow sudden change in voltage, sudden change in voltage। ध्यान रखना है, इंडक्टर आएगा तो सडन चेंज इन करंट आएगा, कैपेसिटेंस आएगा तो सडन चेंज इन वोल्टेज आएगा। याद रहेगा, सडन चेंज इन वोल्टेज। क्लियर है? धारिता संधारित्र का वह गुण है, संधारित्र का वह गुण है, वह गुण है जो वोल्टेज में अचानक परिवर्तन का विरोध करती। गुरुजी, अचानक परिवर्तन का मतलब क्या है? अगर आपका वोल्टेज ऐसा है, अगर आपका वोल्टेज ऐसा है कि पहले आपने संधारित्र में 10 वोल्ट दे रखा है और अचानक से आप 20 वोल्ट कर दोगे, तो इस डिवाइस का एक गुण ऐसा होता है जो ये करने नहीं देता है। उसी चीज को कैपेसिटेंस बोलते हैं। अगर आपने करंट की बात करी, अगर आपने इसकी जगह करंट की बात करी, जैसे मैंने करंट लिख दिया, जैसे मैंने करंट लिख दिया 10 एम्पियर 20 एम्पियर, तो इंडक्टेंस तार का वह गुण होगा जो ये अचानक परिवर्तन नहीं होने देगा। समझ में आ गया? धारा में अचानक परिवर्तन का विरोध कौन करता है? इंडक्टेंस। वोल्टेज में अचानक परिवर्तन का विरोध कौन करता है? कैपेसिटेंस। तो गुरुजी, मुझे तो वोल्टेज बढ़ाना है, तो बढ़ाओ ना बेटा, क्या दिक्कत है? धीरे धीरे बढ़ाओ। येल्लो धीरे धीरे के लिए मना थोड़ी कर रहा है, येल्लो धीरे धीरे बढ़ाओ। बढ़ गया। इसमें भी धीरे धीरे बढ़ाओ, वोल्टेज करंट जो भी बढ़ाना है आपको। इसमें तो वोल्टेज की बात करेंगे, इसमें करंट की बात करेंगे। तो बताओ, कोई चीज धीरे धीरे बढ़ती है या धीरे धीरे कम होती है, तो क्या हम लोग उस चीज को चार्जिंग और डिस्चार्जिंग बोलते हैं? क्या हम लोग उस चीज को चार्जिंग
और डिस्चार्जिंग बोलते हैं। तो आप लोग बोलेंगे यस सर। तो चार्जिंग इंडक्टर में किससे देखेंगे? वोल्ट करंट से। और कैपेसिटर में किससे देखेंगे? वोल्टेज से। अगर कैपेसिटर का वोल्टेज बढ़ रहा है इसका मतलब चार्ज हो रहा है, और इंडक्टर की करंट बढ़ रही है इसका मतलब इंडक्टर चार्ज हो रहा है। अगर इंडक्टर की करंट घट रही है इसका मतलब इंडक्टर डिस्चार्ज हो रहा है। अगर कैपेसिटर का वोल्टेज घट रहा है तो कैपेसिटर आप लोगों का डिस्चार्ज हो रहा है। ये चीज का ध्यान रखना हमेशा कि इंडक्टर के अंदर चार्जिंग का मतलब क्या होता है। इंडक्टर के अंदर चार्जिंग का मतलब क्या होता है आगे और क्लियर होगा। और डिस्चार्जिंग का मतलब क्या होता है? चार्जिंग का मतलब होता है करंट का बढ़ना, डिस्चार्जिंग का मतलब होता है करंट का घटना। किसमें? इंडक्टर में। अगर यही चीज बेटा मैं कैपेसिटर में पूछ लूं आप लोगों से, तो कैपेसिटर में आप लोग वोल्टेज का देखेंगे। कैपेसिटर में किसका देखेंगे बेटा आप लोग? वोल्टेज का देखेंगे। चार्जिंग का मतलब बढ़ना होता है, इस चीज का ध्यान रखना। अरे फोन में चार्ज करते हो तो बढ़ता ही है ना। अल्टीमेटली दोनों एक ही चीजें होती है। तो याद रहेगा आप लोगों का। बट अचानक से परिवर्तित नहीं होता है। अरे ऐसे देख लो ना, क्या आपका फोन सॉकेट में लगाते ही 100% हो जाता है क्या? नहीं होता है। क्या 100% हो जाता है? नहीं होता, समय लेता है ना। चार्जिंग बोलते हो आप लोग उसको। आप बोलेंगे यस। चलो, एक और चीज का आंसर करना है। कैपेसिटर कितनी ऊर्जा संचय करता है? कैपेसिटर स्टोर्स हाफ सीवी स्क्वायर। कैपेसिटर कितनी ऊर्जा संचय करता है? हाफ सीवी स्क्वायर के बराबर। और आंसर ये जूल में होगा, एनर्जी है तो जूल में। यस ऑन। ओके, अब ये बताओ, नंबर एक, कैपेसिटर की बात करें तो यहीं पर करेंगे। नंबर एक, नंबर दो और नंबर तीन, तीन बॉक्स बनाए हैं। नंबर एक, नंबर दो, नंबर तीन, तीन बॉक्स बनाए हैं। बताओ इन तीनों में से स्टेडी स्टेट कौन सा है? जल्दी बताओ। इन तीनों में से स्टेडी स्टेट कौन सा है? पहला और आखिरी वाला। और बीच वाले स्टेट को आगे जाकर पढ़ेंगे हम लोग ट्रांजिएंट नाम का भूत। तो चार्जिंग का मतलब ट्रांजिएंट होता है। बताओ स्टेडी स्टेट कौन सा? ये वाला, ये वाला। एक जैसी चीज कहां पर है? या तो यहां पर है या यहां है। इसमें भी स्टेडी स्टेट कौन सा? या तो ये वाला है या फिर ये वाला हो। ये तो पता चल रहा है आपको। स्टेडी स्टेट वो चीज होती है जिस पर चीजें कांस्टेंट होती है। बताओ यहां पर वोल्टेज कांस्टेंट कहां है? यहां पर। और आगे जाकर कहां हो रहा है? यहाँ। ये बीच वाला तो मानना ही नहीं है क्योंकि तो होगा ही नहीं ना, कैपेसिटर ने मना कर दिया। तो या तो यहां है या फिर यहां है। तो मुझे ये बताओ, क्या इंडक्टर स्टेडी स्टेट के ऊपर शॉर्ट होता था? याद है, नोट्स देख लेना, लिखवा रखा है। कैपेसिटर आप लोगों का, कैपेसिटर
स्टडी स्टेट पर साम्य अवस्था पर ओपन सर्किट खुला परिपथ की भांति व्यवहार करता है। यस और नो। अभी क्वेश्चन पूछूंगा आप लोगों से, देखें बताना। एट स्टडी स्टेट बेसिकली फॉर डीसी ही होता है, कैपेसिटर behaves as open circuit। अब आप सभी लोग मुझे एक प्रश्न का जवाब देंगे, ओपन सर्किट में क्या होता है? वोल्टेज आता है या करंट आती है? ओपन सर्किट में क्या आता है? वोल्टेज आती है या करंट आता है? जल्दी से आंसर करो, खुद बताओ। तो आप लोग बोलेंगे ओपन सर्किट में वोल्टेज आता है गुरुजी, करंट 0 होती है। कौन सी चीज आती है बेटा? वोल्टेज आता है और करंट आप लोगों की क्या होती है बेटा? 0 होती है। याद है ना ये वाली चीजें? वोल्टेज, शाबाश, वोल्टेज आता है। तो मुझे ये बताओ, कैपेसिटर में तो कहानियां ही वोल्टेज की पढ़नी है, इंडक्टर में कहानियां ही करंट की पढ़नी है। यस, याद रहेगा? तो क्लियर होना चाहिए। ओके, अब अगला प्रश्न आप लोगों के सामने। मुझे ये बताओ कि यहां पर आप लोगों ने ये कैपेसिटर इस्तेमाल किया है, ये वाला, ये कैपेसिटर इस्तेमाल किया है। इस कैपेसिटर को बोलते हैं हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कौन सा कैपेसिटर बोलते हैं? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है d और बीच में भरा हुआ है आप लोगों का इंसुलेटर। डाई इलेक्ट्रिक भरा हुआ है। क्यों भरा हुआ है? ताकि विद्युत क्षेत्र आप लोगों का इससे गुजर जाए, क्योंकि धारा तो गुजरेगी नहीं। यस और नो? बेटा अब यहां पर एक कहानी आने वाली है और वो है C का मान, धारिता का मान, और वो होता है बेटा A एप्सिलॉन बाई D। A का मतलब होता है प्लेट का एरिया, अभी बात करूंगा प्लेट एरिया। D का मतलब होता है प्लेट्स के बीच की दूरी। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। यस और नो? अगर यहां पर आप लोगों से पूछा जाए, अगर यहां से पूछा जाए एप्सिलॉन, जिसको बोलते हैं परमिटिविटी,
जिसको आप लोग डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, परमिटिविटी भी बोलते हैं, और इसको आप लोग पारगम्यता भी बोलते हैं। या फिर आप लोग इसको परावैद्युतांक भी बोलते हैं। नहीं नहीं, दूसरा क्लास स्टार्ट होगा, चिंता मत करो, एक और क्लास स्टार्ट होगा, एक और क्लास स्टार्ट होगा, उसका टाइमिंग बस बाकी है, मैक्स प्रॉब्ली आपका नेक्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएगा, चिंता मत करो। ठीक है, ओके, ये क्लियर है बेटा। अब मुद्दे की बात आती है, यहां पर डी तो समझ गए भाई, दो प्लेटों के बीच की दूरी है डी। गुरुजी एरिया क्या है? गुरुजी एरिया क्या है? अब मेरे पास ऐसा क्या बताऊं, एक सेकंड कुछ लेने दो मुझे। हाँ जी, सुनो, देखो इधर देखो, अब थोड़ा एडजस्ट करना है ना, थोड़ा सा है ना बेटा। देखो, ये दो प्लेटें हैं, ये क्या है? दो प्लेटें हैं, एक प्लेट ये वाली, एक, हाँ प्लेटें ऐसी दिखती हैं, एक प्लेट ये वाली, एक प्लेट ये वाली। ठीक है, मैं इसको बोर्ड पे बना रहा हूं, एक एक ही प्लेट ले लो, ये वाली ले लो अच्छे से। मैं बोर्ड पे बना रहा हूं आप लोग का ये वाला, यस ऑन, बोर्ड पे बना रहा हूं ये वाली प्लेट, एक प्लेट इधर लगी है। बताओ तार कहां जोड़ूंगा? यहां जोड़ा, देखो यही जुड़ा हुआ है। करंट कहां एंटर करेगी? इसमें। करंट कहां एंटर करेगी? इसमें। तो बताओ, क्या मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन किया हुआ है? क्या जहां करंट एंटर करती है वो वही एरिया हम लोग लेते हैं। तो कौन सा एरिया लेंगे? गुरुजी ये वाला। क्या ये आपको एक आयत दिखाई दे रहा है? क्या ये आपको आयत दिखाई दे रहा है? तो आप लोग बोलेंगे यस सर। तो प्लेट का एरिया लेते हैं, प्लेट के बीच की दूरी तो समझ में आ गई। डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है? मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, मटेरियल की प्रॉपर्टी विच टेल्स, जो विद्युत क्षेत्र को, विद्युत क्षेत्र को, विद्युत क्षेत्र को अलाउ करती है, अलाउ करती है। यस, हाँ हाँ, ड्यूरेशन तो, ड्यूरेशन समझ गया, ड्यूरेशन भी बढ़ेगा, बस थोड़ा सा, एक वीक में हम लोग शेड्यूल तैयार कर रहे हैं बेटा। आपसे ज्यादा हमें चिंता है आपके सिलेबस को खत्म करने की, बट सिलेबस वैसे खत्म नहीं होगा, खत्म, सिलेबस ऐसे ही खत्म होगा, एक एक चीज को उधेड़ के रखे, तब तो हमारे शिक्षक होने का फायदा है, तब तो हमारे आरडब्ल्यू परिवार का हिस्सा होने का फायदा। अदरवाइज बड़ा तो नोट्स टाइप करके भी दे दूंगा मैं आपको, समझ रहे ना भाई, मतलब समझ के करें। विद्युत क्षेत्र को अलाउ करती है। अब ये बताओ, मैंने एक गुजारा ये और एक गुजारा ये, बताओ जल्दी से आंसर करो,
इन दोनों से एप्सिलॉन किसका बड़ा होगा? एप्सिलॉन 1, एप्सिलॉन 2। बताओ फटाफट से। ये विद्युत क्षेत्र की लाइन है, ये विद्युत क्षेत्र। जल्दी बोलो किसका आपकी लाइनें ज्यादा है, बोलो फटाफट से। पहले का विद्युत क्षेत्र गुजरने की क्षमता ज्यादा, ये पदार्थ ए है, ये पदार्थ बी है। बोला किसका एप्सिलॉन ज्यादा हो, 1 या 2 का? तो आप लोग बोलेंगे नो डाउट गुरुजी 2 का ज्यादा हो। किसका ज्यादा होगा? जो ज्यादा गुजरने दे रहा है उसका ज्यादा होगा। एग्री कर पा रहे हैं? तो पदार्थ में से कितना विद्युत क्षेत्र गुजरेगा ये डिसाइड करेगा एक गुण, जिसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। एग्री कर पा रहे हैं आप? ओके, तो अब इस क्लास को अपन यहीं खत्म करेंगे। कल मैं इसके आगे बताऊंगा और फिर RLC तीनों को एक साथ लेके एक बोर्ड के ऊपर उन तीनों के अपन कंपैरिजन कर लेंगे और RLC को पैक करके रख देंगे। यस और नो? फिर अपन आगे पढ़ेंगे आप लोगों का, और RLC जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा वैसे हम लोग KVL KCL के ऊपर एंटर करेंगे। क्लियर है? तो कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।